नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HTET TGT PGT संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा एग्ज़ाम में 60 नंबर का संस्कृत का सिलेबस आता है। तो वो हम आज की क्लास में हम करेंगे काव्य शास्त्रकारों का सामान्य परिचय, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। क्योंकि कवि परिचय में हमसे पूछे गए हैं जो गद्यकार कवि हुए हैं, जो पद्य की रचना करने वाले कवि हैं, काव्य शास्त्र की रचना करने वाले कवि हैं, आधुनिक कवि हैं। तो इन सभी में सबसे पहले हमने काव्य शास्त्रों का परिचय करना है। मैंने पहले भी आपको 2 क्लासेस दे दी है, जिसमें काव्य शास्त्रकारों का परिचय दिया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 से। लेकिन ये क्लास क्यों अपलोड की जा रही है, ये इसलिए अपलोड की गई है, रीज़न ये है कि मैंने काव्य शास्त्रकारों का जो पहला पार्ट अपलोड किया था उसमें 12 मिनट की क्लास में ही आवाज़ आ रही है। उसके बाद जितनी भी मिनट की क्लास चलती है उसमें मेरी वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रही है। रीज़न क्या है आवाज़ नहीं आने का? तो मैंने वो जो माइक होता है यूज़ करते हैं हम माइक, ताकि जो बाहर की आवाज़ है उसको रिड्यूस करके सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही आवाज़ सुनाई दे आपको। उसके लिए माइक का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो मैंने माइक का यूज़ किया था और मुझे नहीं पता चला कि कब उस माइक की बैटरी डाउन हो गई। ये आजकल डिजिटल सिस्टम इतने चले हुए हैं कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब ये बीच में कभी इनकी बैटरी डाउन हो जाती है। और मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास 5 से 6 चीज़ें ऐसी है। मेरे घर में सब बोलते हैं कि तू सारा दिन इनको बस चार्ज ही लगाती रहती है क्या? मतलब समझ में नहीं आता है कि कोई डिजिटल चीज़ बना रहे हैं तो उनको चार्ज लगाने की ही आवश्यकता क्यों होती है, सीधा भी तो वो हो सकता है। तो यहाँ पर रीज़न यही है कि चलते चलते क्लास में बीच में जो माइक है उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, इस वजह से वो क्लास में आपको वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर अभी आपको मैं एक ही क्लास के अंदर, जो हमने पहले 2 पार्ट में क्लास की थी, वो एक ही क्लास के अंदर आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर आप सभी हम जानते ही हैं कि हमारे चैनल का नाम है समर्पण संस्कृत क्लासेस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो संडे की क्लास है वो नहीं होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि आपको संडे की, कभी कभी मैं खुद भूल जाती हूँ कि आज संडे है और मैं क्लास अपलोड कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं उस टाइम। लेकिन आज मुझे अच्छे से याद है कि आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल मैं क्लास अपलोड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम जानेंगे कि हमारे जो एस्टेट में लगे हुए हैं काव्य शास्त्रकार, वो कौन कौन से हैं। तो वो हैं हमारे काव्य शास्त्रकार। काव्य शास्त्रकार कौन होते हैं? जो काव्य शास्त्र की रचना करते हैं, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की जो रचना करते हैं वो काव्य शास्त्रकार कहलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सिलेबस में है मम्मट आचार्य। मम्मट आचार्य कौन है? जिन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की थी, और काव्य प्रकाश क्या है? एक शास्त्रीय ग्रंथ है। उसके बाद आते हैं महाकवि भाम है, जिन्होंने अलंकार सूत्र की रचना की है, काव्य अलंकार सूत्र की रचना की है। तो यहाँ पर ये काव्य अलंकार सूत्र है, ये भी क्या है? एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। आनंदवर्धन जी है। आनंदवर्धन जी ने किसकी रचना की है? ध्वन्यालोक की। विश्वनाथ जी है। विश्वनाथ जी ने किसकी रचना की है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साहित्य दर्पण। और भरत मुनि ने किसकी रचना की है? तो ये हो जाएगा हमारा नाट्य शास्त्र। अब आप पूछोगे मैम कि हमारे जो सिलेबस है पीजीटी के सिलेबस में तो ये हमारे नहीं लगा हुआ है कि इनका परिचय हमें पढ़ना है। तो क्या हमें पीजीटी से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ पीजीटी की, तो क्या उन्हें भी इसकी तैयारी करनी है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो
जो सिर्फ़ और सिर्फ पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टीजीटी या तो ऑलरेडी हो चुका है या फिर जो टीजीटी देना ही नहीं चाहता है या फिर टीजीटी के लिए एलिजिबल ही नहीं है और सिर्फ पीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो हाँ, ये पीजीटी के लिए भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितना टीजीटी के लिए है। क्यों है? क्योंकि पीजीटी में ये सभी इनकी जो पुस्तक है वो लगी हुई है, चाहे कोई भी कवि लगा लीजिए, चाहे गद्यकार हो या पद्यकार हो, कोई भी कवि हो, उन सभी की पुस्तक लगी हुई है। तो यहाँ पर हम जीवन परिचय हम इन क्लासेस में जानेंगे, अलग से इनका जीवन परिचय जब पुस्तक की रचना करेंगे तब हम इनका जीवन परिचय नहीं पढ़ेंगे। जैसे हमारे सिलेबस में लगा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम, पीजीटी में अभिज्ञान शाकुंतलम लगा हुआ है। तो अगर हमने यहाँ पर कवि के परिचय में कालिदास का परिचय पढ़ लिया है, तो मैं आपको जब हम अभिज्ञान शाकुंतलम करेंगे तो उसमें कालिदास का जीवन परिचय पढ़ा करके आपका और मेरा समय बर्बाद नहीं करूँगी। इसलिए ये सभी क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप ज़रूर पढ़िएगा। सॉरी, क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये क्लास आपके लिए होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं मम्मट आचार्य, जिनकी रचना का नाम क्या है? काव्य प्रकाश है। क्या नाम है? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किस में विभाजित है? तो काव्य प्रकाश है 10 उल्लास में। ये हम आगे भी जानेंगे, 10 उल्लास में विभाजित है। तो सबसे पहले हम मम्मट आचार्य का समय जान लेते हैं। इनका समय है 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध व 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। क्या है इनका समय? 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध व 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। जो हमारे मम्मट आचार्य हैं ये किस मत को मानने वाले हैं? तो ये है हमारे शैव मत अनुयायी। शैव अर्थात जो शिव को मानने वाले हैं, शैव मतानुयायी है मम्मट आचार्य जी। इनका जो निवास स्थान है वो कश्मीर है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि जितने भी हमारे काव्य शास्त्रकार हैं, जितने भी हमारे काव्य शास्त्रकार हैं, ये सभी कहाँ से हैं? ये सभी कश्मीर से हैं। कहाँ से है? कश्मीर से। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। आपको स्पेशल एक एक के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि मम्मट आचार्य जी कश्मीर से है, ध्वन्यालोक की रचना करने वाले आनंदवर्धन जी कश्मीर से है। आप सभी बस ये याद रखिए कि जितने भी मम्मट आचार्य सिलेबस में लगे हैं सभी के सभी कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं, कश्मीर में ही निवास करने वाले हैं। इसके बाद इनकी उपाधि आती है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और उपाधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इनका जो उपाधि है, इनकी जो उपाधि है वो क्या है? वाग देवतावतार। और ये वाग देवतावतार उपाधि किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है भीमसेन दीक्षित के द्वारा। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि मम्मट आचार्य जी को वाग देवता की उपाधि किसने, वाग देवतावतार की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये की है भीमसेन दीक्षित ने। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर आता है हमारा काव्य प्रकाश ग्रंथ, जो इनकी एकमात्र रचना है काव्य प्रकाश। इसका काव्य प्रकाश जो है इसका हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। तो काव्य प्रकाश के रचनाकार हमें पता है मम्मट आचार्य जी हैं। इसमें 10 उल्लास है और काव्य प्रकाश के अन्य नाम भी हैं, वो है शास्त्रीय ग्रंथ, अलंकारिक ग्रंथ, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एटसेट्रा, ये सभी हैं। काव्य प्रकाश की टीका आती है। तो काव्य प्रकाश की टीका इसमें क्या है? काव्य प्रकाश संकेत हमारी काव्य प्रकाश की टीका है। और ये काव्य प्रकाश जो संकेत टीका है, काव्य प्रकाश की एकमात्र टीका, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है माणिक्य चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? माणिक्य चंद्र के द्वारा। तो ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि काव्य प्रकाश की टीका कौन सी है। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि काव्य प्रकाश की टीका है काव्य प्रकाश संकेत। आपको ये वैसे याद नहीं रहता है तो आपको ये भी पता है कि संकेतित अर्थ होता है काव्य प्रकाश के अंदर जो अभिधा है। तो यहाँ पर अभिधा जो हमारी शब्द शक्ति होती है, तो यहाँ पर संकेत से ही उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है।
तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं कि काव्य प्रकाश संकेत काव्य प्रकाश की ही टीका है और इसके रचयिता कौन है, तो ये है माणिक्य चंद्र। कौन है? माणिक्य चंद्र। आप माणिक्य चंद्र वैसे याद नहीं रहता है तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जो मणि होती है, मणि वो क्या करती है? प्रकाश देती है। अगर प्रकाश में जो मणि है चंद्रमा के लगने से, मणि जो है वो चंद्रमा के प्रकाश से क्या होती है? सुशोभित होती है, प्रकाशित होती है। फिर है कि जो आचार्य मम्मट हुए हैं, इन्होंने काव्य प्रकाश का जो लक्षण काव्य का जो लक्षण दिया है वो इम्पोर्टेंट है और उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। काव्य का लक्षण क्या है? तद दोषौ शब्दार्थौ शयगुणावन अलंकृति पुनः कवापि। तो यहाँ पर जो शब्दार्थौ है, शब्द और अर्थ, तो ये क्या है? शब्द और अर्थ ये एक विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। तो यहाँ पर इसके जो शब्द और अर्थ विशेष्य है तो यहाँ पर इनके विशेषण भी दिए हुए होंगे। तो यहाँ पर शब्द और अर्थ के 3 विशेषण दिए गए हैं। हमसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शब्द और अर्थ के काव्य प्रकाशकार मम्मट आचार्य के अनुसार विशेषण कौन कौन से हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है अदोषौ। क्या है यहाँ पर? अदोषौ, तत् अदोषौ, तद दोषौ, तत् अदोषौ। तो यहाँ पर अदोष अर्थात दोष रहित, शयगुण अर्थात गुण से युक्त। शयगुण क्या होता है? गुणों से युक्त। और अनलंकृति, अलंकार न भी हो। ऐसा क्या है कि काव्य प्रकाशकार मम्मट ने क्या कहा है कि काव्य किस प्रकार का होता है, उसका लक्षण दिया है कि काव्य जो है वो अदोष, दोष से रहित होता है, सगुण, गुण से युक्त होता है, और अनलंकृति, कि हमने अगर मान लीजिए किसी श्लोक की रचना की है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई रचना करने का ज्ञान नहीं है, मुझे श्लोक रचना ही करनी नहीं आती है, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं श्लोक लिखूँगी संस्कृत में और मैं श्लोक लिख देती हूँ, तो वो क्या है कि वो श्लोक सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, इसमें कोई दोष नहीं है और उसमें गुण भी है, अच्छे वाले गुण हैं, लेकिन उसमें क्या है? अलंकार नहीं है। क्या नहीं है? अलंकार नहीं है। जैसे अलंकार आप सभी जानते ही हो कि अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, बहुत से अलंकार के टाइप है और काव्य प्रकाशकार ने तो 67 अलंकार माने हैं टोटल। तो यहाँ पर अलंकार बहुत है। तो इसमें कहा है काव्य प्रकाशकार ने कि अगर अलंकार नहीं भी है तो भी वो क्या माना जाएगा? काव्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? काव्य। तो यहाँ पर ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात आती है कि काव्य प्रकाशकार ने लक्षणा कितने प्रकार की मानी है, तो वो 6 प्रकार की मानी है लक्षणा, षड्विधम। फिर आते हैं हमारे दूसरे काव्य शास्त्रकार जिनका नाम है भामह आचार्य। तो भामह आचार्य का सबसे पहले तो इनका समय पूछा जाता है, तो इनका समय है 6ठी शताब्दी। इनका जन्म स्थान हमने सभी का जान ही लिया है, कश्मीर है। रचना है इनकी काव्य अलंकार ग्रंथ। काव्य अलंकार ग्रंथ का विभाजन किस में किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितने मर्जी स्टार लगा सकते हैं आप, पूछा भी जाता है, तो यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर जैसे काव्य प्रकाश जो है वो उल्लासों में विभक्त है, इसी प्रकार से काव्य अलंकार जो ग्रंथ है भामा के द्वारा रचित, वो परिच्छेद में विभक्त है। किसमें? परिच्छेद में। तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, किसमें विभक्त है? परिच्छेद में विभक्त है। और टोटल परिच्छेद कितने हैं? तो टोटल परिच्छेद है इसमें 6। कितने परिच्छेद है? 6 परिच्छेद है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको वैसे याद नहीं रहता है तो सिर्फ आप ये याद रखिए कि जो काव्य अलंकार ग्रंथ है ये परिच्छेद में विभक्त है, और परिच्छेद के 6 से ही 6 निकाल लीजिए। क्या है? परिच्छेद के 6 से ही 6 निकाल लीजिए, और ये सिर्फ और सिर्फ उसमें निकालिएगा जो काव्य अलंकार ग्रंथ है। कहीं आप बोलो कि मैम आपने तो बोला था कि परिच्छेद शब्द से ही 6 निकाल लीजिए, और साहित्य दर्पण में भी परिच्छेद है, तो साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद है, तो आप कहीं वहाँ भी 6 क्लिक कराओ। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इन्होंने महाकाव्य का लक्षण दिया है। तो महाकाव्य का जो लक्षण है वो क्या दिया है? सर्गबद्धो महाकाव्य। क्या है? सर्गबद्धो महाकाव्यम। जैसे ही आपने सुना है, जो हमारा रघुवंशम है वो भी एक महाकाव्य है, किरातार्जुनीयम है वो भी एक महाकाव्य है, नैषधीय चरितम है वो भी एक महाकाव्य है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारे 3 हैं, नैषधीय चरितम,
नैषधीय चरितम एक, दूसरा है हमारा किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम, और तीसरा है हमारा शिशुपालवधम। शिशुपालवधम। तो यहाँ पर जो नैषधीय चरितम है ये किसकी रचना है? श्री हर्ष की है। किसकी है? श्री हर्ष की है। ये आप अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आप आवाज़ सुन लीजिएगा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये क्या है, किसकी रचना है? श्री हर्ष की है। नैषधीय चरितम श्री हर्ष की है और इसमें 22 सर्ग है। और इन तीनों की जो ये तीनों है ये क्या कहलाते हैं? ये तीनों कहलाते हैं बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी में इनकी गणना की जाती है। तो जो बृहत्त्रयी में सबसे विशाल जो ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है नैषधीय चरितम। और नैषधीय चरितम ही सबसे श्रेष्ठ रचना है बृहत्त्रयी में। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जो नैषधीय चरितम है ये सर्वश्रेष्ठ रचना है। बृहत्त्रयी जो है नैषधीय चरितम बृहत्त्रयी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। किसके द्वारा लिखी गई है? श्री हर्ष के द्वारा लिखी गई है। कितने सर्ग है? 22 सर्ग है। फिर आता है किरातार्जुनीयम जिसमें 18 सर्ग है। और रचयिता कौन है किरातार्जुनीयम के? तो ये हो जाते हैं हमारे भारवी जी। फिर आता है शिशुपालवध। शिशुपालवध किसकी रचना है? माघ की। और इसमें शिशुपालवध जो है इसमें कितने जो है हमारे सर्ग आते हैं? वो आते हैं 20 सर्ग। तो ये थोड़ा सामान्य परिचय है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है महाकाव्य का लक्षण? कि सर्गबद्धो महाकाव्यम। तो ये आप देख सकते हैं ये सभी जो है महाकाव्य है और ये सभी क्या है? सर्ग से सर्गों में विभाजित है। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि जो महाकाव्य है वो किस में विभाजित होते हैं, चाहे कोई भी महाकाव्य हो वो किस में होंगे? सर्ग में विभाजित होंगे। जैसे हमारे जो नाटक होते हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, उत्तर रामचरितम है, ये सभी किस में विभाजित होते हैं? ये अंकों में होते हैं। इसी प्रकार से जो सर्ग है जो महाकाव्य है वो सर्गों में विभाजित होंगे। जैसे रघुवंशम में 19 सर्ग है। इसके बाद है काव्य का लक्षण भामे जी ने दिया है, वो क्या है? शब्दार्थों सहित काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के साथ ही जो है वो काव्य होता है। यहाँ तक अब हम करते हैं आनंदवर्धन जी का परिचय। तो यहाँ पर आनंदवर्धन जी है वो कौन है? तो आनंदवर्धन जी है ध्वन्यालोककार, ध्वन्यालोक की रचना करने वाले हैं आनंदवर्धन। इनका समय है 850 ईस्वी, 850 ईस्वी या 9वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। निवास स्थान कश्मीर है, सभी को पता है। इनकी जो उपाधि है वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी ली जाती है, स्टार मार्क लगा सकते हैं। उपाधि क्या है? कवि इनको कहा जाता है, दार्शनिक भी इनको कहा जाता है, नयनसूत भी इनको कहा जाता है और राजानक। वेरी इंपॉर्टेंट इनकी उपाधि क्या है? नयनसूत, क्योंकि ये अलग सी ही उपाधि है और जो अलग उपाधि होती है वो पूछ ली जाती है। तो ये आपको याद रखना है। आनंदवर्धन नयनसूत, आनंदवर्धन नयनसूत। संप्रदाय कौन सा है इनका? ध्वनि संप्रदाय है। रचना क्या है इनकी? ध्वन्यालोक। क्या है इनकी रचना का नाम? क्या है? ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक किस में विभाजित है? उद्योत में। किस में है? उद्योत में। और उद्योत कितने हैं? टोटल 4। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है कि जो हमारी ध्वन्यालोक है ऐसे बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मत बोलिएगा कि मैम आपने ये फालतू में ही करवाया था और ये पूछा नहीं गया, क्योंकि ये एग्जामिनर पर होता है, प्रीवियस ईयर में आए हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। होप कि आगे भी ये आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो वो हमारी किस्मत है, अगर आ जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात होती है कि हमें ये सब पता है कि काव्य प्रकाश किस में विभाजित है, ध्वन्यालोक किस में विभाजित है, साहित्य दर्पण, काव्यालंकार ग्रंथ, ये सभी हमें पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ध्वन्यालोक जो है वो हमारी उद्योत में विभाजित है। किस में? उद्योत में। और कितने उद्योत है? टोटल 4 उद्योत है। इनकी अन्य रचनाएं भी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है। कौन कौन सी है? अर्जुन चरितम,
विष्म बाण लीला देवी शतकम तत्व आलोक। ये जो है तत्वालोक, यही जो है जो ध्वन्यालोककार है आनंदवर्धन, उनको दार्शनिक की उपाधि दिलाने वाला ग्रंथ है। अर्थात जो दार्शनिक ग्रंथ है वो तत्वालोक है ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन का। 4 रचनाएं हैं इनकी। पहली रचनाएं हैं 5 रचनाएं हैं टोटल। पहली रचना है ध्वन्यालोक, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसके बाद अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? अर्जुन चरितम, विष्म बाण लीला, देवी शतकम और तत्वालोक। ये टोटल इनकी रचनाएं हैं। ध्वन्यालोक की टीका कौन सी है? लोचन टीका है। किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्वन्यालोक की टीका का नाम क्या है? लोचन। क्या है? लोचन। और किसने लिखी है? अभिनव गुप्त ने। इसके बाद आता है हमारा काव्य शास्त्रकार में जो हमारे विश्वनाथ जी है और भरत मुनि जी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले संप्रदाय देख लेते हैं कि जो ये हमारे काव्य शास्त्रकार हैं इनके संप्रदाय भी है। तो किस काव्य शास्त्रकार का कौन सा संप्रदाय है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर षड संप्रदाय है। षड संप्रदाय में सबसे जो प्राचीन संप्रदाय है वो किसके हैं? भरत मुनि के हैं। और भरत मुनि का संप्रदाय क्या है? रस संप्रदाय। अर्थात रस का वर्णन सबसे पहले भरत मुनि ने किया था। तो यहाँ पर भरत मुनि रस, यहाँ पर भरत के रै से निकाल सकते हैं। रत और रस सेम सी साउंड है, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। भरत मुनि ने किसकी रचना की है? नाट्यशास्त्र की। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 26। और ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इसके बाद इस दूसरे नंबर पे आते हैं। इनका क्रम अच्छे से याद रखिएगा, अभी बता रही हूँ। नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया इनका क्रम, फिर मत बोलिएगा कि मैम आपने बताया नहीं है। तो जो एस्टेट है वो कोई नेट से कम आने वाला नहीं है, उसको कम मत आंकना। एस्टेट जो एग्ज़ाम है वो नेट से भी बढ़ कर के होता है, ये समझ लीजिएगा। इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, टफ नहीं होता है। बस बात क्या है कि ज़्यादातर पता है क्या होता है कि जो एस्टेट है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता। उसका रीज़न पता है क्या? कि हमें जो है सिलेबस नहीं दिया गया था पहले तो कभी भी कि इसका सिलेबस ये होगा। और जब 2023 में इसका सिलेबस दिया गया तो इसका सिलेबस बिल्कुल चेंज था। और टाइम कितना दिया गया था? सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन। तो इतने में बच्चे कितना सिलेबस कवर कर सकते हैं? जर्नल पेपर भी पढ़ना होता है, सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा एस्टेट को क्वालिफाई करने में तकलीफ़ होती है। अगर आप 2-3 बार एस्टेट दे चुके हैं और आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं फेल वही होते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं। जो एग्ज़ाम ही नहीं देगा तो वो फेल कैसे होगा? तो आपको, अगर आप बार बार परीक्षा से फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ लीजिएगा कि आप सफलता की कगार पे हैं और जो आपकी लाइफ में लिखा होगा वो आपको ज़रूर अचीव होगा। जो आपकी किस्मत में लिखा होगा, बस आप मेहनत करते रहिए। आप किस्मत के ही भरोसे मत बैठिएगा, कहीं आप सिर्फ़ और सिर्फ किस्मत के ही भरोसे बैठ जाएं। किस्मत कभी भी साथ नहीं देती है। पहले हमें अपनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही हमारी किस्मत चमकती है। तो आप सभी ये जानते ही हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मेहनत करते रहिए। एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। अब मेरी तरह कीजिएगा। मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ ना, तो मैं ये चिंता करके नहीं जाती कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। मैं सिर्फ ये सोच करके जाती हूँ कि हाँ, मुझे नॉलेज मिलेगा, मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। क्या पता, मुझे कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे एग्ज़ाम की तैयारी भी ना हो। जैसे अभी पीछे नेट का एग्ज़ाम हुआ था ना, यूजीसी नेट, मेरा नेट क्वालिफाई ऑलरेडी हो चुका है। और सिर्फ एक क्वेश्चन से, जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, एक क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ रह गया था। तो मैं अभी भी क्या है कि मैं जेआरएफ के लिए तैयारी नहीं करती हूँ। मैं अभी जो रेगुलर या परमानेंट बोल लीजिए उन जॉब की तैयारी कर रही हूँ। जैसे हमारी DSSS भी हो गई, HPSC PGT हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो गई। तो ये सब मैं तैयारी कर रही हूँ अभी।
लेकिन मैं फिर भी नेट का एग्ज़ाम देने गई थी। क्यों देने गई? क्योंकि मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है और मैं इतना कॉन्फिडेंस तो रखती हूँ कि मुझे संस्कृत की नॉलेज है और मैं उसी के बेस पर जेआरएफ एक दिन क्वालिफाई करके रहूँगी। पर मैं कभी ये नहीं सोचती कि पता नहीं मैं आज जा रही हूँ, होगा कि नहीं होगा। मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं नेट के, तब भी मैंने कभी भी स्टार्टिंग में भी ये नहीं सोचा था कि मैं आज दे के आई हूँ, दे के आऊँगी, मेरी इतनी तैयारी है, कहीं ना हो क्लियर। तो आपको ये नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में नहीं लेकर के आनी है। बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और बिल्कुल पॉजिटिव सोचते रहिए। आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है, किस्मत अपने आप आपका साथ देगी। तो यहाँ पर हम षड संप्रदाय जान रहे थे, तो उसमें सबसे प्राचीन हमारे हैं भामह आचार्य। भामह आचार्य में सबसे पहले हमारे भरत मुनि हैं जो सबसे प्राचीन कहलाते हैं। इनका क्रम हमसे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की परीक्षा में पूछा गया था। जिसने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था उसको पता भी है। इनका अवरोह क्रम भी हमसे पूछा गया था। तो अवरोह क्रम में सबसे पहले हमारे क्षेमेंद्र आते हैं, फिर कुंतक, फिर आनंदवर्धन, फिर वामन, फिर वामाचार्य और सबसे लास्ट में आते हैं भरत मुनि। और आरोह क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले हमारे भरत मुनि आते हैं। किसी किसी स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता होता कि जो आरोह और अवरोह क्रम में हम इनको किस प्रकार से लगाएं। तो आरोह क्रम अगर हमें पूछ लिया जाए, आरोह क्रम में सबसे पहले हम नंबर 1 से शुरू करेंगे, फिर सेकंड, थर्ड। और अवरोह क्रम में सबसे पहले हम क्या करेंगे? अवरोह क्रम में सबसे पहले हमारे आएंगे छठे नंबर वाले, फिर पाँचवें, फिर चौथे, फिर तीसरे, ऐसे उल्टी सीक्वेंस चलेगी। तो यहाँ पर हमारे दूसरे नंबर पर भामह आचार्य हैं जिन्होंने अलंकार संप्रदाय के ये माने जाते हैं। और छठी शताब्दी इनका समय है और इनकी रचना है काव्यालंकार ग्रंथ। जो हमने जाना काव्यालंकार ग्रंथ किस में विभाजित है, तो काव्यालंकार ग्रंथ विभाजित है हमारी 6 परिच्छेद में। किस में? 6 परिच्छेद में। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर है वामन, तीसरे आते हैं हमारे वामन आचार्य जो रीति संप्रदाय से हैं और 7वीं शताब्दी के ये माने जाते हैं। आनंदवर्धन है, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के हैं और 850 ईस्वी या फिर 9वीं शताब्दी के ये माने जाते हैं। 5वें हमारे आते हैं कुंतक जी। कुंतक जी है वक्रोक्ति संप्रदाय के और 9वीं शताब्दी के ये माने जाते हैं। फिर आते हैं हमारे क्षेमेंद्र आचार्य जी। क्षेमेंद्र आचार्य औचित्य संप्रदाय के हैं और ये 10वीं और 11वीं शताब्दी के माने जाते हैं। और क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद माने हैं? 27 भेद माने हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी आज अच्छे से याद रखोगे। कितने भेद हैं? 27 भेद है। फिर आते हैं हमारे विश्वनाथ जी जो हमारे चौथे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो विश्वनाथ जी ने किसकी रचना की है? साहित्य दर्पण की रचना की है। साहित्य दर्पण 10 परिच्छेद में विभक्त है। किसमें? 10 परिच्छेद में। इनका समय जो है 14वीं शताब्दी माना गया है। पितामह कौन है? इनके पितामह है श्री नारायण। कौन है? श्री नारायण। और ये किसके आश्रित कवि थे? तो ये है कलिंग के महाराज नरसिंह देव के आश्रित कवि थे। किसके थे? कलिंग के महाराज नरसिंह देव के आश्रित कवि थे। विश्वनाथ की उपाधियाँ कौन सी है? तो विश्वनाथ की उपाधियाँ हैं महापात्र। विश्वनाथ की उपाधियाँ आपसे इम्पोर्टेंट रूप से पूछी जाएगी और पूछी भी गई है प्रीवियस ईयर में, क्योंकि हमें सिलेबस दिया गया है विश्वनाथ जी के बारे में परिचय सामान्य। तो यहाँ पर उपाधियाँ ज़्यादातर, एक तो हमारे पास अभी तक उपाधियाँ ही है काव्य प्रकाशकार की, एक आई आनंदवर्धन की, और अब आती है वेरी इंपॉर्टेंट जिनकी है वो है विश्वनाथ जी की। तो इनकी उपाधियाँ पूछी जाती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है महापात्र उपाधि, और ये महापात्र जो उपाधि है ये इनकी एक कुल की उपाधि है, कुल के द्वारा ही इनको ये उपाधि मिली हुई है। फिर आती है इनकी संधि विग्रहिक। क्या है? संधि करने वाला और विग्रहिक, विग्रह करने वाला। तो ये उपाधि भी किसकी है? विश्वनाथ जी की है। फिर है अलंकारिक, ये उपाधि भी किसकी है? ये भी विश्वनाथ की है। तो आप अलंकारिक को देख करके ये मत समझिएगा कि ये भामह जी की है, ये उपाधि भी किसकी है? विश्वनाथ की है। फिर है ध्वनि प्रस्थापन आचार्य। तो ये भी कौन है? हमारे विश्वनाथ जी ही है, विश्वनाथ जी ही है। आनंदवर्धन जी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि
जो विश्वनाथ है वह उन्हीं की उपाधि ध्वनि प्रस्थापनाचार्य है। तो यहाँ पर मैंने ये पहले पढ़ाया था और सिर्फ उसी की फ़ोटो खींच करके मैंने यहाँ क्लिक कर रखी है। तो कहीं आप सोचो कि मैम आपने तो ये काटा पीटी कर रखी है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने ये सभी करवा रखा था, लेकिन बीच में पार्ट 1 में आवाज़ नहीं आने के कारण मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसका एक थोड़ा रिवीजन सेशन ले लें, इसलिए मैंने ये क्लास आपको दी है। तो यहाँ पर ये जो ध्वनि प्रस्थापन आचार्य हैं ये आनंदवर्धन नहीं होंगे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, विश्वनाथ जी है। और 18 भाषाओं का विलासिनी भुजंग जो है, 18 भाषाओं के ज्ञाता कौन है, विश्वनाथ है। कविराज कौन है, विश्वनाथ है। और संगीत विद्याधर भी कौन कहलाते हैं। और ये जो अष्टादश भाषा विलासिनी भुजंग ये है उपाधि, ये भी पूछी गई है। और कविराज जो उपाधि है ये भी, संगीत विद्याधर ये उपाधि भी पूछी गई है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में। तो ये कौन है, ये हमारे विश्वनाथ जी है। अब आती है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण किसकी रचना है, साहित्य दर्पण है हमारी विश्वनाथ की। और इसमें कितने परिच्छेद हैं साहित्य दर्पण में, तो ये 10 परिच्छेदों में विभक्त है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारी आती है रचना राघव विलास। रचना का नाम क्या है, राघव विलास। राघव विलास क्या है, एक महाकाव्य है। और इनके प्रकार भी पूछे जाएंगे, तो ये आपको प्रकार भी अच्छे से याद रखना है। प्रकार मीन्स क्या है कि जो राघव विलास है ये किस प्रकार का ग्रंथ है, क्या कथा ग्रंथ है, क्या महाकाव्य है कि नाटक है। तो ये हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो राघव विलास है, आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जो हमारा रघुवंश है, रघुवंश, और रघुवंश से ही मिलता जुलता है राघव विलास। तो रघुवंश एक क्या है, महाकाव्य है। तो राघव विलास भी एक क्या है, महाकाव्य है। आपको इसको इसी प्रकार से याद रखना होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें याद करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम टाइम जब आता है तब हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है कि ये राघव विलास महाकाव्य था कि प्राकृत काव्य था कि नाटिका थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि रघुवंश सभी को पता होता है कि एक महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग है। तो राघव विलास भी एक महाकाव्य है। फिर क्या है, कुवलयास व चरितम। क्या है, कुवलयास चरितम। तो यहाँ पर असु के चरित्र का वर्णन किया गया है, समझ लीजिए। मैं एक निमोनिक दे रही हूँ आपको, याद करने का तरीका दे रही हूँ। कहीं आप ये सोचो कि मैम इसमें असु के चरित्र का वर्णन नहीं है, कुछ और ही है। तो कृपया अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मैं सिर्फ आपको एक याद करने का तरीका दे रही हूँ। तो जो असु होता है, असु क्या करता है, प्रकृति से बना हुआ घास ही खाता है। तो ये क्या है, एक प्राकृत काव्य है। फिर आता है हमारा चंद्रकला। क्या है, चंद्रकला। चंद्रकला क्या है, एक नाटिका है। नाम से स्पष्ट है, नाटिका एक स्त्री प्रधान नाटक होता है। तो चंद्रकला भी एक स्त्री का ही नाम समझ लीजिए। फिर है प्रभावती परिणय। तो यहाँ पर प्रभावती के परिणय क्या होता है, विवाह का वर्णन किया गया है, नाटक है। प्रशस्ति रत्नावली। तो ये प्रशस्ति रत्नावली जो है ये किस में निर्मित है, 16 भाषाओं में निर्मित है। तो हमसे प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी के द्वारा 16 भाषाओं में रचित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है हमारा प्रशस्ति रत्नावली। फिर है नरसिंह विजय। नरसिंह विजय क्या है, खंड काव्य है। कंसवध क्या है, एक काव्य है। कंसवध आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, शिशुपाल वध जो है हमारा, शिशुपाल वध भी एक हमारा महाकाव्य है। तो यहाँ पर शिशुपाल वध का ही एक पार्ट ले लीजिए जहाँ पर श्री कृष्ण ने कंस का भी वध किया है। तो कंस वध एक क्या है, काव्य हो जाएगा, महाकाव्य नहीं। फिर है काव्य प्रकाश दर्पण, और ये किसकी टीका है, काव्य प्रकाश की एक टीका है। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि काव्य प्रकाश दर्पण ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है विश्वनाथ के द्वारा। और ये किसकी टीका है, काव्य प्रकाश की। फिर आते हैं हमारे 5वें जो अंतिम है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, आचार्य भरत मुनि जी। वैसे ये सबसे प्राचीन है तो सबसे पहले होंगे, लेकिन सिलेबस में सीक्वेंस दे रखी है, इसकी सीक्वेंस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछी जाती। जो सीक्वेंस पूछी जाती है वो कालक्रम के हिसाब से पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे आचार्य पढ़ा था हमने, मम्मट आचार्य। मम्मट जी का समय जो था हमारा वो था, मम्मट जी का समय क्या था, मम्मट जी का समय था 11वीं शताब्दी।
उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे, कौन पढ़े थे हमने मम्मट के बाद, बामह जी, जो 6ठी शताब्दी है, 6ठी शताब्दी। फिर आते हैं हमारे बामह के बाद हमने पढ़े थे आनंदवर्धन जी, जिनका समय क्या था, आनंदवर्धन का 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी था। फिर आते हैं हमारे आनंदवर्धन जी के बाद हमने कौन पढ़े थे, हम पढ़े थे विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी हमारे 14वीं शताब्दी के हैं। और फिर है भरत मुनि, भरत मुनि हमारे आते हैं 400 ईस्वी के। तो सबसे प्राचीन हमारे हो गए भरत मुनि। आप सभी सीक्वेंस देख सकते हैं, भरत मुनि हमारे पहले नंबर के हो गए हैं। क्या है, पहले नंबर के भरत मुनि। दूसरे हैं हमारे बामह जी, तीसरे हैं हमारे आनंदवर्धन जी, चौथे हैं हमारे मम्मट, और 5वें हैं हमारे विश्वनाथ जी। तो इनका सीक्वेंस भी आप अच्छे से याद रखिएगा, मैं आगे लिख दूंगी इसको अच्छे से, खाली जगह आएगी। तो अब भरत मुनि जी के बारे में जान लेते हैं। तो इनका समय है 400 से 600 ईस्वी, और इन्होंने एकमात्र ग्रंथ की रचना की है जिनका नाम है नाट्य शास्त्र, जिसमें कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय है और 6000 श्लोक है। तो जो नाट्य शास्त्र है, इनके अन्य नाम भी है, जिनके नाम क्या है, षट्त्रिंशत् संहिता, षट्सहस्र संहिता, सार्ववर्णिक वेद, क्योंकि इसमें सभी वर्णों का, चारों वर्णों का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पंचम वेद, 5वां वेद ये माना गया है। और 5वां वेद किसी एक और ग्रंथ को भी माना गया, वो क्या है, तो ये हमारा महाभारत है। महाभारत और नाट्यशास्त्र, इन दोनों को क्या है, पंचम वेद माना गया है। और ये प्रश्न में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये खाली जगह पड़ी है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सीक्वेंस में जो हमारे काव्य शास्त्रकार हैं। काव्य शास्त्रकार का क्रम, कालक्रम, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले हमारे आते हैं भरत मुनि जी। समय क्या है, 400 ईस्वी से 600 ईस्वी, 600 ईस्वी। फिर आते हैं हमारे दूसरे कौन है, भामह आचार्य, जिनका समय क्या है, 6ठी शताब्दी। फिर आते हैं हमारे तीसरे आनंदवर्धन जी, ये आप लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न पूछा जाएगा, फिर मत बोलिएगा बताया नहीं। आनंदवर्धन जी 8वीं शताब्दी, 850 ईस्वी या 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। फिर चौथे हमारे आते हैं मम्मट आचार्य, जिनका समय है 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 12वीं का पूर्वार्ध है। फिर आते हैं हमारे 5वें, जिसका नाम है विश्वनाथ, विश्वनाथ का समय क्या है, 14वीं शताब्दी। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और एक और इन्फॉर्मेशन, मैंने व्याकरण के सभी टॉपिक लगभग करवा दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका कारक रहता है और संधि रहती है, तो वो आपको करवा दिए जाएंगे। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर आप जा कर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर।